एग्जाम या परीक्षाएं एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी बचपन से ही परिचित होंगे। क्यों परिचित होंगे? क्योंकि जब से आप सभी स्कूल में आए हैं तब से एग्जाम ही दे रहे हैं। कभी आपका क्लास टेस्ट होता है तो क्लास टेस्ट में, कभी आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, कभी आपका मंथली हो रहा है, कभी क्वार्टरली हो रहा है, और एनुअल एग्जाम तो है, हर साल आपके होते रहते हैं। तो ना जाने बचपन से सैकड़ों एग्जाम आपने दिए होंगे और अभी भी दे रहे हैं। तो ये एग्जाम होते क्यों थे? आपका इवेल्युएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि आपने कितना सीखा है, कितना जाना है, और इसी बेस पर आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट भी किया जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन जो है, इसके मात्रात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव टूल्स कौन-कौन से हैं। तो देखिए, जब हम इवैल्यूएशन की बात करें ना, तो आप सबको पता है आपका इवैल्यूएशन किस तरह से होता था। आपको रिटन एग्जाम आपका होता था, सभी को पता है, और कई बार आपका प्रैक्टिकल भी होता था। अगर मान लो आप स्पोर्ट्स में हैं, गेम्स में हैं, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में होता था। म्यूजिक में है तो जो म्यूजिक रूम है, जो आपके स्कूल का, कॉलेज का हॉल है, वहाँ पर आपका इस तरह का जो एग्ज़ाम होता था। और कई बार आपका ओरल एग्ज़ाम होता था। तो ओरल एग्ज़ाम क्या है? वाइवा। तो यही सब क्या है? यही सब टूल्स हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन के क्वांटिटेटिव टूल्स कौन-कौन से हैं? मात्रात्मक उपकरण कौन-कौन से हैं? तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हम सबको पता है, टीचर इवैल्यूएट स्टूडेंट टू फाइंड आउट देयर लेवल ऑफ लर्निंग, कि विद्यार्थियों के अधिगम का स्तर पता करने के लिए ही तो शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। और इन टेस्ट से बच्चों को भी अपने बारे में पता चलता है कि उनकी लर्निंग का लेवल क्या है, उनकी किस सब्जेक्ट में कितनी प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से दूर करना है। और बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता रहता है। तो टीचर यूज वेरियस इवैल्यूएशन टूल टू इवैल्यूएट स्टूडेंट, की टीचर अलग-अलग जो इवैल्यूएशन जो टूल्स हैं, उसका उपयोग करके बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि 2 तरह के टूल होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कि गुणात्मक उपकरण होते हैं और मात्रात्मक उपकरण होते हैं। और इन दोनों ही जो टूल की बात करें, चाहे हम क्वालिटेटिव की बात करें, क्वांटिटेटिव की बात करें, दोनों ही टूल से हमें बच्चों के बारे में पता चलता है, उनकी लर्निंग के बारे में पता चलता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है। तो इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन टूल की बात करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन टूल की बात करेंगे। तो जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के मात्रात्मक उपकरण, तो बिल्कुल देखो, क्लियर चीज है कि जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं ना, तो जहां पे क्वांटिटी की बात आती है, वहां पे हम नंबर्स की बात करते हैं। तो दिस इवैल्यूएशन टूल इज मेजरेबल, कि यह मूल्यांकन उपकरण मापी होता है। कैसे मापी होता है? अक्सर हम बच्चों को देखते हैं, आप टेस्ट देते हैं तो कभी 30 मार्क्स का है तो आपके 20 आ रहे हैं, आपके 30 आ रहे हैं, आपके 25 आ रहे हैं, 100 में से आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 90 आ रहे हैं, आपके 99 आ रहे हैं, आपके 100 आ रहे हैं। तो जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं ना, तो ये मेजरेबल होता है। यहाँ पर बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है, आप उसको नंबर्स में इवैल्यूएट करते हैं, और नंबर्स में हम उसको जानते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि अच्छा, इसके इतने परसेंटेज आए तो इसके इतने परसेंटेज आए, ये फर्स्ट आया तो ये सेकंड आया। तो अंडर दिस प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंटेड इन नंबर्स, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की जो प्रगति होती है, उसको नंबर्स में, उसको अंकों में, उसको संख्याओं में प्रस्तुत किया जाता है। तो दीज टूल्स इवैल्यूएट अ पर्सन्स स्टूडेंट्स स्किल, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस, की इनके माध्यम से हमें बच्चों के, चाहे हम स्किल की बात करें, चाहे उनकी नॉलेज की बात करें, चाहे उनकी परफॉर्मेंस की बात करें क्लास में, जो हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग में, या जो अदर एक्टिविटीज है, बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, तो इसके माध्यम से उन चीजों का हमें पता चलता है। क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ असेसमेंट आर मेनली क्वेश्चंस पेपर। तो जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, तो ये मेनली क्या होते हैं? मुख्य रूप से प्रश्न होते हैं, या प्रश्न पत्र होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं ना, तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन पेपर वो होता है कि जो क्लास में आपके टीचर बनाते हैं, जैसे आपका वीकली टेस्ट होता है, आपका मंथली टेस्ट होता है, तो एक चैप्टर टीचर ने पढ़ाया, फिर उसी में से कुछ क्वेश्चन तैयार करके आपसे पूछ लिया, ठीक है। और तो एक टीचर मेड होता है, और दूसरा स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज जो एक्सपर्ट तैयार करते हैं, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, आपके सीटेट के पेपर हो गए, तो एक क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज, जिनको एक जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, उसको मिलकर तैयार करते हैं, ठीक है। तो दो तरह से इस तरह के हम देखते हैं क्वेश्चंस पेपर होते हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन भी क्या होता है कि एक तो क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपकी टेस्टिंग हो रही है, आप कितना सीख रहे हैं, कितना जान रहे हैं। और कई बार टीचर क्या करते हैं, आप क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताकि उनको पता चले कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा।
तो इससे बच्चों की परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सेट अंडर डिफरेंट डोमेन्स, की विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, जब हम डोमेन्स की बात करते हैं ना, लर्निंग डोमेन्स, तो अक्सर आप जो क्वेश्चन पेपर देखिए, आप बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, बोर्ड में आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन होते थे, उसमें आपकी जो बेसिक नॉलेज की टेस्टिंग होती थी कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज क्या है। और कुछ क्वेश्चन होते थे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते थे, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते थे जिसमें आपसे कहा जाता था कि आप इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, आप इसको अपने वर्ड्स में बताओ, आप जो है जो डिफरेंस है आप उसको बताओ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते थे, प्रैक्टिकल बेस होते थे, जिसमें आपको मैप दे दिया तो आपको मैप फिल करना है, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, आपको मिक्स या मैचिंग वाले जो होते थे वो दे दिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते थे। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों के नॉलेज से रिलेटेड होते थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते थे, कुछ बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड होते थे, और कुछ हम देखते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर होते थे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर सेट अंडर अलग अलग जो डोमेन्स होते थे, उसके अंतर्गत इनको सेट किया जाता था, और इन डोमेन्स की बात हम इसी वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो दीज आर ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू एडमिनिस्टर एंड टेस्ट, की इन्हें प्रशासित करना, इन्हें बनाना और इनकी जांच करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, की मात्रात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, तो जो ये उपकरण है परीक्षाओं के रूप में दिए जाते हैं। तो ये परीक्षाएं, चाहे हम रिटन की बात करें, ओरल की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो ये तीन तरह की होती हैं। तो देखिए, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी आपने इन तीनों तरह के एग्जाम दिए हैं, रिटन भी दिए हैं, ओरल भी दिए हैं, और प्रैक्टिकल भी दिए हैं। तो इन्हीं के बेस पर बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, बच्चों को नंबर्स मिलते हैं, और उन्हीं के बेस पर ये पता चलता है कि बच्चे पास हैं या फेल हैं, उन्हीं के बेस पर बच्चों की क्लास में रैंक डिसाइड होती है। तो जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये तीन तरह के होते हैं, चाहे हम रिटन की बात करें, ओरल की बात करें, या हम इस प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तीन टूल हो गए, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन के तीन टूल हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम, इट इज रिलेटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन स्कूल, की इसका संबंध विद्यालय में होने वाली लिखित परीक्षाओं से है। तो ये परीक्षाएं जब हम बात करते हैं तो वीकली भी होती हैं, मंथली भी होती हैं, और ईयरली भी होती हैं। और इट में इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें एमसीक्यू भी आप डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ वन वर्ड आंसर होते हैं, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। प्लस वीएसए, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको सिर्फ वन लाइन में लिखना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप को अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो शॉर्ट आंसर टाइप में जो दो तीन जो लाइन में आपको लिखने होते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप या ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने बोर्ड के एग्जाम में भी किए होंगे, आते होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और अगर रिटन एग्जाम की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, तो रिटन एग्जामिनेशन आर द मेन बेसिस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, की लिखित परीक्षाएं की अगर बात करें तो शिक्षा प्रणाली का मुख्य आधार होती है। आप कोई भी परीक्षाएं देखिए तो इसका जो मेन होता है रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम के बेस पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चा पास है, बच्चा फेल है, बच्चा सेम क्लास में है, आगे बढ़ेगा, बच्चे की परसेंटेज क्या है। तो ये सारा किस बेस पर होता है? रिटन एग्जाम के बेस पर ही होता है। फिर चाहे आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के आप एंट्रेंस एग्जाम दो, तो उसमें भी मेन बेस क्या होता है? रिटन एग्जाम ही होता है। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज एक्यूरेटली रिवील्ड, की विषय वस्तु की प्रति जो विद्यार्थी की समझ का पता किससे चलता है? रिटन एग्जाम से चलता है, कि किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे की क्या नॉलेज है, बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है। दिस शोज वेदर स्टूडेंट आर लर्निंग और नॉट, तो इससे पता चलता है कि बच्चा सीखने में कैसा है, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। तो इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों की जो अधिगम स्तर है उसको निर्धारित करने में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इन्हीं एग्जाम से टीचर्स को पता चलता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चों को खुद की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, बच्चों के पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में बच्चा स्ट्रांग है, किस में वीक है। तो ऑल स्टूडेंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, की जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको इक्वल टाइम मिलता है। और
स्टूडेंट आर प्रमोटेड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम, की इसी एग्जाम के बेस पर ही बच्चों को एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट किया जाता है। और दिस हेल्प टीचर इन सेलेक्टिंग बेस्ट टीचिंग मेथड। तो देखिए, इसी के बेस पर टीचर को अच्छे टीचिंग जो मेथड्स है उसको सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। कैसे करेंगे? मान लो टीचर जो है अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं, एक मेथड से पढ़ाया तो टीचर ने देखा कि नहीं, रिजल्ट बच्चों का अच्छा नहीं आ रहा, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मेथड चेंज किया। तो मेथड चेंज करने से रिजल्ट अगर अच्छा आने लगा तो फिर टीचर ये डिसाइड कर सकता है कि अच्छा मैं इस मेथड से पढ़ाऊंगा इन बच्चों को, तो उससे रिजल्ट क्या है वो अच्छा आएगा। तो इससे क्या होगा कि टीचर के लिए बहुत हेल्पफुल है कि एक अच्छे मेथड्स को सेलेक्ट करने में, ताकि वो अपने जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों को अच्छे से दे सके और बच्चा अच्छे से सीख सके, समझ सके। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। क्यों, क्या लिमिटेशंस है? दिस इज नॉट फेयर जस्टिस, कि यह न्याय संगत नहीं होते। देखिए, हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो। कोई किस सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई किस सब्जेक्ट में अच्छा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर जस्टिस, कि ये न्याय संगत नहीं होते। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जब रिटन एग्जाम की बात होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे का देख के अच्छे नंबर लाते हैं। ठीक है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी होती है, किसी को आता है लेकिन वो पूरा लिख नहीं पाता, और किसी को इतना नहीं आता लेकिन इधर उधर से पूछ पाछ के वो पूरा चीजों को लिख लेता है। तो जिसको आता है उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाते, जिसको नहीं आता उसको, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर जस्टिस, के न्याय संगत नहीं होते। और इससे देखिए, एक बच्चे में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन इससे सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों की क्या नॉलेज है सिर्फ उसी का पता चलता है, इससे बच्चों की ऑलराउंड परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता। और इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज नॉट यूजफुल इन इवेल्युएटिंग ऑल एरियाज ऑफ द स्टूडेंट, की ये बच्चों के सभी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बच्चे की अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन सभी का नहीं, सिर्फ इस सब्जेक्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है उसको ही मेजर करता है। और इसमें नकल की संभावना होती है, चीटिंग की पूरी संभावना इसमें होती है। तो इसके लिमिटेशंस हो गए। और अगर हम ओरल एग्जाम की बात करें, मौखिक परीक्षाएं की बात करें, तो देखिए आपके कुछ एग्जाम की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि रिटन एग्जाम भी होता है तो ओरल भी होता है। ठीक है, आपसे आप ओरल मतलब वाइवा आपका होता है। तो मौखिक परीक्षा में परीक्षक मौखिक रूप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बोलकर ही आंसर देने होते हैं। जैसे बीएड में आप देखते हैं कि 60 मार्क्स आपके जो थ्योरी हो गए, 40 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है तो उसमें आपके वाइवा भी होते हैं, उस बेस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसका अगर हम देखते हैं, एट द स्कूल लेवल अटेम्प्ट आर मेड टू करेक्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट थ्रू ओरल एग्जाम, की विद्यालय स्तर पर मौखिक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। कैसे? तो अक्सर हम देखते हैं कि जरूरी नहीं कि आपका जैसे रिटर्न की बात करें, आपका वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, अक्सर क्लास में टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लो कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया, अब आप उसको बताओ। तो इसका फायदा क्या है कि बीच बीच में जो इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, आपका टेस्ट होता है, तो इससे टीचर जो होता है वो अपडेट रहता है, कि उसको पता होता है कि अच्छा जो पढ़ा रहा है आप सीख रहे हो कि नहीं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे भी क्लास में एक्टिव होते हैं कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है तो बीच बीच में क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसी टाइम उसको उसको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाता है। मान लो टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, बच्चा नहीं बता पाया, तो फिर टीचर को ये पता चल जाता है कि नहीं बता पा रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको फिर से रिपीट करता है ताकि बच्चों को चीजें अच्छे से पता चल जाए। तो ये भी हम कह देखते हैं कि ओरल एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो द प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोवर्जन ऑफ स्टूडेंट गेट्स सॉल्व, की बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अंतर्मुखी होते हैं। मतलब क्या होता है कि वो खुद में ही रहते हैं, बहुत शाई होते हैं, बोलते नहीं है, ठीक है, हमेशा चुप चुप रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर ओरल एग्जाम से गुजरना पड़े तो उन बच्चों को तो बोलना ही बोलना पड़ेगा। तो इससे बच्चे जो हैं चुपचाप रहते हैं, दबे दबे रहते हैं, वो भी अपनी बातों को बोलेंगे। टीचर उनसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो उनको भी बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से इंट्रोवर्जन की अगर बात करें, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा वोकल हो जाते हैं, उनकी जो है शाइनेस है, जो डर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और वो वोकल हो जाते हैं, मुखर हो जाते हैं। इफ स्टूडेंट गिव इनअप्रोप्रिएट आंसर टीचर गेव देम टाइमली फीडबैक, कि अगर मान लो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा नहीं बता पा रहा, तो टीचर उनको फीडबैक देते हैं, प्रतिक्रिया देती हैं, ताकि जो भी बच्चे की जो डाउट है, प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाए और बच्चों को चीज़ों के बारे में पता चल जाए। स्टूडेंट मिस्टेक आर करेक्टेड इमीडिएटली, कि बच्चों की जो गलतियां हैं वो तुरंत दूर की जाती है। तो दिस इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट, इससे विद्यार्थियों की जो कम्युनिकेशन स्किल है, संचार कौशल है, उसमें सुधार होता है। तो देखिए, जब हम ओरल एग्जाम की बात करेंगे तो आपके ओरल एग्जाम जो है वाइवा के फॉर्म में भी होते हैं, और क्लास में जो टीचिंग लर्निंग चलती है बीच बीच में भी जो इस तरह के जो क्वेश्चन टीचर के थ्रू
पूछे जाते हैं तो उस फॉर्म में भी ये होते हैं। इसके अलावा विषय वस्तु के प्रति जो विद्यार्थियों की समझ का सही प्रकार से पता चलता है। इसमें किसी तरह की चीटिंग का कोई चांस नहीं होता कि बच्चा इधर उधर से पूछे, इधर उधर से देखे और जैसे रिटन एग्जाम में लिख देते थे, यहाँ पे इस तरह का कोई चांस नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि विद्यार्थी सीख रहे हैं या नहीं। और इससे जो है क्या होता है कि दिस कीप्स देयर लर्निंग फ्रेश, की उनका जो अधिगम है वो अप टू डेट रहता है। ठीक है। बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं, उनकी नॉलेज अप टू डेट रहती है और इसमें नकल की किसी तरह की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। तो क्या है लिमिटेशंस? तो दिस इज नॉट फेयर जस्टिस, ये भी न्याय संगत नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो इसका भी आंसर है कि अक्सर हम क्लास में देखते हैं, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर सभी से तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं पूछते। कई बार टीचर क्या करते हैं कि सिर्फ उन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि जो बता सकते हैं, जो बच्चे नहीं बता सकते उनसे नहीं पूछते। और कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ बच्चों को बोलने का ज़्यादा टाइम देंगे, कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो किसी को कम टाइम मिलता है, किसी को ज़्यादा टाइम मिलता है। और कई बार टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चे ने कुछ आंसर दिया तो उसको कह दिया कि हाँ ठीक है, किसी ने दिया तो उसको कह दिया कि नहीं तुम गलत हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है इतने फेयर नहीं होते, इतने विश्वसनीय नहीं होते। सभी को समान समय नहीं मिलता, सभी को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। और अब हम अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, व्यवहारिक परीक्षाएं की बात करें, तो अक्सर साइंस में आपका प्रैक्टिकल होता है लैब में। ठीक है। म्यूजिक है, आपका म्यूजिक है, डांस है, तो उसका भी प्रैक्टिकल होता है, आप स्टेज पे जाके आप परफॉर्म करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी लैब में होता है। कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे भी लैब में होता है। फिजिकल एजुकेशन है तो वहाँ पे ग्राउंड में आपका जो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। होम साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, किचन में जो आपके स्कूल कॉलेजेस में होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दीज टेस्ट आर कंडक्टेड इन क्लासरूम, लैब, फील्ड और स्कूल हॉल। तो अलग अलग जगह पे स्कूल में ये जो टेस्ट है ये होते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं? टीचर असेस द एक्चुअल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, की शिक्षक विद्यार्थियों की वास्तविक शिक्षा का आकलन करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट ने थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज सिर्फ माइंड तक नहीं होती, उसको अप्लाई किया जाता है, उसको प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया जाता है। तो नॉलेज लर्न थ्योरेटिकली कैन बी प्रैक्टिस, के सैद्धांतिक रूप से सीखे गए ज्ञान का अभ्यास किया जाता है। और अक्सर जब हम बात करते हैं इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे ग्रुप में करते हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो भी उसको भी प्रमोट मतलब उसको भी प्रमोट किया जाता है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। और प्रैक्टिकल टेस्ट आर कंडक्टेड अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन, की एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड में जब आप स्कूल्स में जाते हैं तो जब थर्ड सेमेस्टर में जब आपका इंटर्नशिप होगा तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल आप जाके दोगे, आप ग्रुप में काम करोगे, स्कूल में पढ़ाओगे। और जब आपका लास्ट में एग्जाम भी होगा तो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे देखने के लिए, तो क्लास में जो आप पढ़ाओगे तो वहीं पर देखकर आपका इवेल्युएशन करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन होती है एक्चुअल, वहां पे इस तरह का एग्जाम होता है, आपको प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाना होता है। इट ब्रिंग्स द कैंडिडेट क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड, कि इससे क्या हो रहा है कि परीक्षार्थियों को वास्तविक दुनिया के करीब इस तरह के एग्जाम लाते हैं। आप टीचर हो तो स्कूल में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, तो आपका जो एम है, ड्रीम है, जहां जाना है वहां पर जाके आप इस तरह के एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सोसाइटी के दुनिया के करीब लाते हैं। और स्टूडेंट लर्न टू डू देयर वर्क प्रॉपरली फ्रॉम दिस, कि जब बच्चा करके सीख रहा है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहा है, तो काम को सही तरीके से करके मतलब सीखना उसको इस तरह के चांस मिलता है। और इससे बच्चा ग्रुप में भी काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं लीडरशिप जो क्वालिटी है बच्चों में डेवलप होती है। तो ये तो इसके बेनिफिट हो गए। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो इसके लिमिटेशंस क्या हैं? तो देखिए प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है अक्सर हम देखते हैं लैब्स में होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग जो लैब्स हैं और उसमें टूल्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो काफ़ी इनका जो रख रखाव जो होता है, मेंटेनेंस होता है, वो काफ़ी महंगा होता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की भी तकनीकी की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखते हैं ये थोड़े ज़्यादा खर्चीले होते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के क्षेत्र की। तो देखिए बच्चों का चाहे हम रिटन एग्जाम की बात करें, चाहे ओरल की बात करें, चाहे प्रैक्टिकल की बात करें, तो अक्सर जब एग्जाम की हम बात करते हैं तो
टेस्ट पेपर तैयार किए जाएँ, क्वेश्चन तैयार किए जाएँ, तो तैयार करते टाइम ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब बच्चा जो है, जो सीखता है ना बच्चा, दिमाग से भी सीखता है, दिल से भी सीखता है और हाथों से भी सीखता है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो जब एग्ज़ाम तैयार किया जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन बच्चों के नॉलेज से रिलेटेड भी हों, दिल की बात करें तो बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होने चाहिए और इस तरह के भी क्वेश्चन होने चाहिए जहाँ पे बच्चे को करके सीखने को मिले। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं डोमेन ऑफ लर्निंग। लर्निंग के अलग-अलग, अधिगम के अलग-अलग क्षेत्र, चाहे दिमाग से संबंधित, चाहे दिल से संबंधित या हैंड एक्टिविटी से रिलेटेड। तो डोमेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह के डोमेन होते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, तो देखिए जब हम इन 3 डोमेन की बात करते हैं ना, तो इसको आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच मतलब हैंड्स, हार्ट एंड हैंड, सॉरी, हेड, हार्ट एंड हैंड। कि कॉग्निटिव डोमेन की जब बात करते हैं तो कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका संबंध होता है बच्चों के हेड से, बच्चों के दिमाग से। और जब हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, भावनात्मक क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसका संबंध बच्चों के हार्ट से होता है, दिल से सीखना। दिल से सीखना क्या होता है? दिल से सीखने का मतलब होता है जब मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट तो आपके बहुत सारे होंगे, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे सभी के सभी सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं। आप कहोगे मेरा मैथ्स फेवरेट है, आप कहोगे मेरा एसएसटी फेवरेट है, आप कहोगे मेरा साइंस फेवरेट है। क्यों? क्योंकि जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको दिल से अच्छा लगा, आप उसको दिल से सीख रहे हो और वो सीखने से आपको चीजें अच्छा लगता है उसको सीखकर, तो इसलिए कहते हो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, मुझे इस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। और साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो लर्निंग फ्रॉम हैंड, की हाथ से सीखना, मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे स्किल एजुकेशन की बात की जा रही है, जहाँ पे आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आप उसको अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, जहाँ पे हाथ और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं। तो इसको भी एक-एक करके हम देख लेते हैं कि देखिए जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, जब क्वांटिटेटिव की हम बात करते हैं, जो टूल्स, इवैल्यूएशन टूल्स उसको तैयार किए जाए, तो इन तीनों डोमेन को ध्यान में रखकर ही जो क्वेश्चंस हैं उसको तैयार किया जाना चाहिए। तो कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन इज आल्सो नोन एज द थिंकिंग डोमेन और इंटेलेक्चुअल डोमेन, क्योंकि इसका संबंध हमारे किससे है? माइंड से है, मेंटल एक्टिविटीज से है। तो इट इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अक्सर जब क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे की नॉलेज से रिलेटेड हो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, कि चलो इसको एक्सप्लेन करो, इसको बताओ, इसमें क्या डिफरेंस है आप उसको बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। फिर जब हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, लर्निंग फ्रॉम हार्ट, तो इट इज रिलेटेड टू हार्ट, दैट मीन्स लर्निंग बाय हार्ट, कि बच्चे दिल से चीजों को सीखते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, इंटरेस्ट। तो अक्सर कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा आप अपने वर्ड्स में आप बताइए, ठीक है। बच्चों को यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, बच्चों को साथ में कहा जाता है कि अच्छा, जैसे कई तरह के ऐसे भी आते हैं, तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, रुचि के हिसाब से जब बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चा अपने हिसाब से उसके बारे में लिखता है। डेवलपमेंट ऑफ दिस डोमेन इनेबल्स द लर्नर टू अप्रिशिएट द लर्निंग कंटेंट, की इस क्षेत्र का विकास शिक्षार्थी को अधिगम सामग्री की सराहना जो करने में सक्षम बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी तैयार किए जाए। और साइकोमोटर की बात करेंगे, लर्निंग फ्रॉम हैंड, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू हैंड, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, स्किल एजुकेशन यहाँ पे बात की जा रही है। तो द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट, की यहाँ पर जब हम मनोक्रियात्मक की बात करते हैं तो साइको का मतलब माइंड से रिलेटेड और मोटर मतलब आपके हैंड से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड। तो साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट, कि शारीरिक कौशल और कौशल विकास से संबंधित है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ड्राइंग, शेप्स, कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएसटी पढ़ते हो तो उसमें अक्सर क्या क्वेश्चन आ जाते हैं? उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे मैप जो है आपको फिल करना है, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड है। बाकी जो हम देखते हैं जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, फील्ड में हो रहे हैं, तो वो सारा क्या है, इससे रिलेटेड हो जाता है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जब क्वांटिटेटिव जो इवैल्यूएशन टूल है उसको तैयार करते हैं, तो इन सभी डोमेन्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इन सबको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर डेवलप्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ईच एरिया ऑफ लर्निंग, की अधिगम की प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए जो एक निर्देशात्मक उद्देश्य हैं विकसित किए जाते हैं। अलग अलग डोमेन्स जो है, जब आप क्वेश्चन पेपर तैयार करो, टूल को डेवलप करो, तो सभी डोमेन्स को ध्यान में रखकर ही आप जो टेस्ट आइटम है उसको तैयार किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसका पता लगाया जा सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना, हमने देखा कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन टूल्स क्या होते हैं, और हमने जो लर्निंग डोमेन्स है उसकी भी हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।